नमस्कार दोस्तों, परीक्षा चिंतन में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपी बीएड 2020 का प्रीवियस ईयर पेपर हिंदी को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं नाटक और प्रहसन, और दूसरा ऑप्शन है नाटक और कहानी। इसमें तीसरा ऑप्शन दिया गया है नाटक और व्यंग। इसमें चौथा ऑप्शन दिया गया है प्रहसन और कहानी, जिसमें पहला ऑप्शन सही होगा नाटक और प्रहसन। इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, जो कि दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि यह चिन्ह है, जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है लाघव चिन्ह है, कि पुनरुक्ति बोध चिन्ह है, कि आदेश चिन्ह है, कि उद्धरण चिन्ह है। तो इसमें जो है डी ऑप्शन सही होगा, उद्धरण चिन्ह है। इसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, जिसमें दिया गया है कि सामान्यतः काव्य के कुल कितने भेद होते हैं। जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 1, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 2, इसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया गया है 3, चौथा ऑप्शन दिया गया है 4। तो इसमें जो कि राइट आंसर होगा वो बी होगा, मतलब कि दूसरा इसमें सही होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं चौथे ऑप्शन पर। चौथा ऑप्शन में प्रसारण का विलोम शब्द क्या होगा। प्रसारण का विलोम शब्द क्या होगा, इसमें पहला ऑप्शन है प्रतिपादन, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है आरक्षण, इसके बाद तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है आकुंचन, इसके बाद चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है सदर्शन। तो इसमें जो कि राइट आंसर होगा वो होगा आकुंचन। इसके बाद हम लोग चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पर, जो कि इसमें दिया गया है खडानन। खडानन शब्द का संधि विच्छेद है। पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें खट प्लस आनन, इसके बाद इसमें दूसरा ऑप्शन दिया गया है खड़ा प्लस आनन, इसके बाद इसमें तीसरा ऑप्शन दिया गया है खड़ा प्लस नन, इसके बाद चौथा ऑप्शन दिया गया है खट प्लस आनन। तो बच्चों इसमें जो है डी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन इसमें सही होगा, खट प्लस आनन। इसके बाद हम लोग चलते हैं छठवें क्वेश्चन पर। जिन लोगों ने परीक्षा चिंतन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग परीक्षा चिंतन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बच्चों हम लोग चलते हैं छठवें क्वेश्चन पर। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गूलर का फूल होने का लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है अति प्रसन्न होना, दूसरा ऑप्शन दिया गया है फूल की तरह खिलना, इसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया गया है दुर्लभ वस्तु, इसके बाद चौथा ऑप्शन दिया गया है सुगंधित होना। तो इसमें जो है सी ऑप्शन दुर्लभ वस्तु होना होगा। इसी तरीके से एक और पूछा जाता है, जैसे कि ईद का चांद होना। ईद का चांद होना इसी के तरीके से होता है, उसका आंसर होता है जैसे बहुत दिनों बाद दिखाई देना। उसी तरीके से गूलर का फूल होना का अर्थ भी दुर्लभ वस्तु होता है। तो हम लोग चलते हैं सातवें क्वेश्चन पर। पृथ्वी कौन सा शब्द है। पृथ्वी तद्भव है, कि विदेशज है, कि तत्सम है, कि इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें बच्चों जो है तत्सम शब्द सही होगा। पृथ्वी जो है तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द संस्कृत से आता है। इसमें जो है सातवें क्वेश्चन में पृथ्वी मतलब तत्सम शब्द है। इसके बाद हम लोग चल रहे हैं आठवें क्वेश्चन पर। इसमें दिया गया है कि पैरों से लेकर सिर तक के लिए एक शब्द क्या होगा। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है आदोपांत, दूसरा ऑप्शन दिया गया है अपाद मस्तक, तीसरा दिया गया है नतमस्तक, चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से बच्चों जो बी ऑप्शन है अपाद मस्तक, यही इसमें से सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य बढ़ाने वाले कारक या कारण कहलाते हैं। यहाँ पे हमको लगता है कारक होगा, यहाँ गलत दे दिया गया है। इसमें जो है पहला ऑप्शन है रस, दूसरा ऑप्शन दिया गया है छंद, इसके बाद इसमें तीसरा ऑप्शन दिया गया है चौपाई। इसमें जो चौथा ऑप्शन है वही सही हो जाएगा अलंकार। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं 10वें क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन में रहीम निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है शाहजहां, इसके बाद इसमें दूसरा ऑप्शन औरंगजेब दिया गया है, तीसरा ऑप्शन इसमें अकबर दिया गया है, तो और चौथा ऑप्शन इसमें जहांगीर दिया गया है।
रहीम जो है अकबर के समय में थे। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। अब हम लोग चलते हैं 61वें क्वेश्चन पर। 61वां क्वेश्चन है संप्रदान कारक का परिसर्ग है। संप्रदान कारक का परिसर्ग, इसमें ए ऑप्शन दिया गया है का, इसके बाद बी ऑप्शन दिया गया है को, इसके बाद सी ऑप्शन दिया गया है से, और डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, संप्रदान के लिए यही बोला जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं 62 पर। 62, मैं चित्र बना रहा हूँ, इस वाक्य में कौन सा काल होगा? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है भविष्य, भविष्यकाल। दूसरा ऑप्शन दिया गया है भूतकाल, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है निश्चित काल। चौथा ऑप्शन दिया गया है वर्तमान काल। तो इसमें मैं चित्र बना रहा हूँ, यह अभी कार्य चल रहा है, तो इसलिए इसमें वर्तमान काल होगा। इसके बाद हम लोग चल रहे हैं 63वें क्वेश्चन पर। पावक, पावक में कौन सी संधि होगी? पावक में कौन सी संधि होगी? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है गुण संधि, दूसरा ऑप्शन दिया गया है वृद्धि संधि, तीसरा ऑप्शन दिया गया है यण संधि, चौथा ऑप्शन दिया गया है अयादि संधि। तो इसमें जो है अयादि संधि सही होगा। पावक का मतलब हो जाएगा पो प्लस अक, पो प्लस अक बराबर पावक हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चल रहे हैं 64वें क्वेश्चन पर। उज्ज्वल, उज्ज्वल पद में संधि है, उज्ज्वल पद में संधि है। ए ऑप्शन दिया गया है दीर्घ संधि, बी ऑप्शन दिया गया है गुण संधि, तीसरा ऑप्शन दिया गया है व्यंजन संधि, चौथा ऑप्शन दिया गया है विसर्ग संधि। तो उज्ज्वल में व्यंजन संधि होगा। व्यंजन संधि जैसे उत प्लस ज्वल, इसका संधि विच्छेद होगा, उत प्लस ज्वल इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 65वें पर चलते हैं। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो इसमें पहला ऑप्शन ई दिया गया है, इसके बाद बी ऑप्शन है बड़ी ई, इसके बाद सी ऑप्शन इक है, इसके बाद डी ऑप्शन आ है। तो इसमें जो है सुत में हम आ जोड़ देंगे तो सुता हो जाएगा। यही स्त्रीवाचक वाक्य बना मतलब शब्द बनाने के लिए इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं 66वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से रसखान की कौन सी भाषा है? निम्नलिखित में से रसखान की कौन सी भाषा है? पहला ऑप्शन दिया गया है अवधी, इसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया गया है ब्रजभाषा, तीसरा ऑप्शन दिया गया है खड़ी बोली, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से बच्चों ब्रजभाषा जो है रसखान की बोली थी या भाषा थी। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं आलू। आलू किस भाषा का शब्द है? तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है पुर्तगाली, इसके बाद दूसरा ऑप्शन चीनी दिया गया है, तीसरा इसमें अरबी दिया गया है, और चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है अंग्रेजी। तो आलू शब्द जो है पुर्तगालियों से लिया गया है, यही ऑप्शन इसमें सही होगा। इसके बाद सा वर्ण का उच्चारण स्थान है, सा वर्ण का उच्चारण स्थान है, इसमें ऑप्शन दिया गया है ए दांत, दंत, इसके बाद मूर्धा, तालु, इसके बाद कंठ। तो सा वर्ण का उच्चारण इसमें मूर्धा होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। अशुभ व विरोध का सूचक है, अशुभ व विरोध का सूचक, इस पहला ऑप्शन इसमें काला दिया गया है, दूसरा नीला दिया गया है, तीसरा ऑप्शन इसमें हरा दिया गया है, इसके बाद चौथा ऑप्शन पीला दिया गया है। तो अशुभ और विरोध करने के लिए काले रंग का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं 70वें क्वेश्चन पर। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग्यकार निबंधकार हैं। इसमें पहला ऑप्शन हरिशंकर परसाई जी, दूसरा ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन आचार्य राम प्रसाद शुक्ल, और चौथा ऑप्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो इसमें पहला ऑप्शन हरिशंकर परसाई, इनको हास्य व्यंग निबंधकार कहा जाता है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 71वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन छायावादी युग के कवि नहीं है? तो इसमें पहला ऑप्शन जयशंकर प्रसाद दिया गया है, दूसरा ऑप्शन सुमित्रानंद पंत दिया गया है, तीसरा ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त दिया गया है, चौथा ऑप्शन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दिया गया है। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के कवि हैं, और सुमित्रानंदन पंत भी, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी, ये तीनों लोग छायावादी युग के कवि हैं। और महादेवी वर्मा भी छायावादी युग के कवित्री हैं।
तो इसमें मैथिली शरण गुप्त सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं 72वें क्वेश्चन पर कि प्रकृति के सुकुमार कहे जाते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, दूसरा ऑप्शन सुमित्रा नंदन पंत, इसमें तीसरा ऑप्शन दिया गया है जयशंकर प्रसाद, चौथा ऑप्शन कबीर। तो इसमें जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं 73वें क्वेश्चन पर। स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक है। स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक, इसमें पहला ऑप्शन चूहा दिया गया है, दूसरा ऑप्शन श्वान दिया गया है, तीसरा ऑप्शन कबूतर दिया गया है, चौथा ऑप्शन सिंह दिया गया है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा सिंह। सिंह जो है स्वाभिमान और स्वाधीनता का प्रतीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं 74वें क्वेश्चन पर। 74वां क्वेश्चन लिखा गया है अली। अली शब्द के दो अर्थ हैं, भौरा सखी, इसके बाद बी है घाट और घर, सी ऑप्शन दिया गया है जल और पानी, डी ऑप्शन दिया गया है इसमें पिता और भाई। तो इसमें से भौरा और सखी यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं 75वें क्वेश्चन पर। 75वां क्वेश्चन दिया गया है मुझे निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष है। मुझे निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष है। पहला ऑप्शन इसमें उत्तम पुरुष दिया गया है, दूसरा ऑप्शन मध्यम पुरुष दिया गया है, तीसरा ऑप्शन अन्य पुरुष दिया गया है और चौथा ऑप्शन कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब मुझे हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं 76वें क्वेश्चन पर। एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताएं। इसमें अतिक्रमण, पहला ऑप्शन अतिक्रमण दिया गया है, दूसरा ऑप्शन प्रतिरक्षण दिया गया है, तीसरा ऑप्शन सुगम दिया गया है, चौथा ऑप्शन दर्शन दिया गया है। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा 76 का वो डी हो जाएगा। इसमें दर्शन में उपसर्ग नहीं लगा है। हम लोग चलते हैं 77वें क्वेश्चन पर। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कौन सा सही होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कुछ, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कौन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है यह, चौथा ऑप्शन दिया गया है क्या। तो इसमें से जो कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कुछ इसमें से सही हो जाएगा। 78वां क्वेश्चन इसमें दिया गया है आकाश कुसुम होना। मुहावरे का अर्थ है। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है तारे दिखाई देना, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है बच्चों बहुत ऊंचा होना, इसके बाद तीसरा ऑप्शन सुंदर लगना, इसके बाद इसमें दिया गया है चौथा ऑप्शन असंभव होना। तो इसमें जो है चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं 79 क्वेश्चन नंबर पे, जिसमें लिखा गया है कि बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। पहला ऑप्शन मौज करना, दूसरा ऑप्शन मनमानी करना, तीसरा ऑप्शन शुद्ध जल में स्नान करना, इसके बाद चौथा ऑप्शन दिया गया है अवसर का लाभ उठाना। तो बहती गंगा में हाथ धोने का अर्थ हो जाएगा अवसर का लाभ उठाना। इसके बाद हम लोग चलते हैं 80 क्वेश्चन पे। कंदमूल भोग कर कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें, तीन बेर खाती सो अब तीन बेर खाती है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। इसमें जो है पहला ऑप्शन दिया गया है यमक अलंकार, इसके बाद इसमें दूसरा ऑप्शन श्लेष अलंकार, तीसरा ऑप्शन वक्रोक्ति अलंकार, चौथा ऑप्शन पुनरुक्ति प्रकाश। तो बच्चों इसमें जो है यमक अलंकार हो जाएगा। यमक अलंकार इसमें एक ही शब्द का दो अर्थ दिया गया है, इसीलिए इसमें यमक अलंकार हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जैसे कि यमक अलंकार में यही होता है कि एक शब्द दो बार दिया गया है और उसका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे कि इसमें दिया गया है कंदमूल कंदमूल, तो इसका अलग अलग अर्थ है। इसके बाद इसमें दिया गया है तीन बेर और तीन बेर, इसका भी जो है अलग अलग अर्थ दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 81वें क्वेश्चन पर, जिसमें लिखा गया है मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारनी, जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारिन। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है धनाक्षरी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है शिखा,
शिखरड़ी। तीसरा ऑप्शन दिया गया है सवैया। इसके बाद चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है मंद का क्रांता। तो इसमें जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सवैया। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 82वें क्वेश्चन पर। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। दूसरा दिया गया है इस्तवार द ला लिटरेचर इन दी इसमें सी ऑप्शन दिया गया है मिश्र बंधु विनोद, और इसके बाद इसमें डी ऑप्शन दिया गया है शिव सिंह सरोज। तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इस्तवार दला वाला। इसके बाद हम लोग चलते हैं 83वें क्वेश्चन पर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका। और सी ऑप्शन दिया गया है इसमें हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। डी ऑप्शन दिया गया है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो बच्चों इसमें सही हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, हिंदी साहित्य की भूमिका। तो हम लोग चलते हैं 84वें क्वेश्चन पर। वीडियो लंबा हो जा रहा है। चंद्रबरदाई द्वारा लिखे गए ग्रंथ का क्या नाम है? चंद्रबरदाई द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम इसमें दिया गया है परमाल रासो, बीसल देव रासो। ऑप्शन में सी दिया गया है पृथ्वीराज रासो। डी दिया गया है हमीर रासो। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। तो हम लोग बढ़ते हैं 50वें क्वेश्चन पर। 50वें क्वेश्चन में दिया गया है कि निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि नहीं थे। पहला ऑप्शन दिया गया है कबीरदास, दूसरा सूरदास, और तीसरा दिया गया है रैदास, और चौथा दिया गया है दादू दयाल। तो इसमें जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा सूरदास। सूरदास भक्ति कवि के कवि थे। इसके बाद इसमें 86वां ऑप्शन दिया गया है। 86वें क्वेश्चन में कहा गया है क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? पहला ऑप्शन विभत्स, दूसरा ऑप्शन भयानक, तीसरा रौद्र, और चौथा वीर। तो इसमें सही हो जाएगा तीसरा ऑप्शन रौद्र रस, इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं 87वें क्वेश्चन पर, जिसमें कहा गया है अन्वय। अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? पहला ऑप्शन अनु प्लस अय, दूसरा ऑप्शन अनु प्लस आय, तीसरा ऑप्शन दिया गया है अनु प्लस अय, चौथा ऑप्शन अनु प्लस आय। तो इसमें बच्चों सही हो जाएगा पहला ऑप्शन अनु प्लस अय। इसके बाद हम लोग चलते हैं 88 वाले क्वेश्चन पर। मतैक्य में कौन सी संधि होगी? तो मतैक्य में पहला ऑप्शन दिया गया है दीर्घ संधि। इसके बाद दूसरा ऑप्शन यण संधि दिया गया है, तीसरा ऑप्शन दिया गया है गुण संधि, चौथा ऑप्शन दिया गया है वृद्धि संधि। तो बच्चों इसमें मतैक्य में हो जाएगा वृद्धि संधि सही हो जाएगी। इसके बाद हम लोग चलते हैं 89वें क्वेश्चन पर, जिसमें लिखा गया है जिस छंद में वाणिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो वह छंद क्या कहलाता है? वाणिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्त छंद, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा सी मुक्त छंद। इसके बाद हम लोग चलते हैं 90 वाले क्वेश्चन पर। इसमें दिया गया है हिंदी साहित्य के सन 1663 से 1843 के काल को क्या कहा जाता है? तो बच्चों इसमें पहला ऑप्शन रीतिकाल है, दूसरा श्रृंगार काल है, तीसरा अलंकृत काल है, चौथा भक्ति काल है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा रीतिकाल। रीतिकाल को 1643 से 1843 के काल को कहा जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं 91 वाले क्वेश्चन पे। उत्तर मध्यकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति थी। पहला ऑप्शन दिया गया है श्रृंगारकारिता, दूसरा अलंकार प्रधानता, तीसरा नीति निरूपण, और चौथा ऑप्शन दिया गया है राज प्रशस्ति। तो इसमें सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा रीति निरूपण। इसके बाद हम लोग चलते हैं 92 वाले पे। अंधेर नगरी के रचनाकार कौन थे? पहला ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा ऑप्शन है हरीशचंद्र, भारतेंद्र हरीशचंद्र जी, तीसरा ऑप्शन है लाला श्रीनिवास। इसके बाद डी वाला है ऑप्शन बालकृष्ण भट्ट। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतेंद्र हरीशचंद्र जी ने अंधेर नगरी की रचना की थी। इसके बाद हम लोग चलते हैं 93 क्वेश्चन पे। गति का पर्यायवाची शब्द होगा। पहला ऑप्शन ए दिया गया है, दूसरा मार्ग दिया गया है, तीसरा कर्म दिया गया है, चौथा रास्ता दिया गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा चाल। इसके बाद हम लोग चलते हैं 94 क्वेश्चन पे, जिसमें लिखा गया है कनिष्ठ। कनिष्ठ का पर्यायवाची शब्द होगा। इसमें पहला ऑप्शन श्रेष्ठ, दूसरा छोटा, तीसरा दिया गया है अग्रज, चौथा दिया गया है पूज्य। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा छोटा।
इसके बाद हम लोग चलते हैं 95 क्वेश्चन पे, जिसमें लिखा गया है उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा। इसमें पहला ऑप्शन रोपण दिया गया है, दूसरा विमूलन दिया गया है, तीसरा उद्घाटन दिया गया है, चौथा श्रृंखलन दिया गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत लोग इसमें विमूलन मार के चले आएंगे। हम लोग चलते हैं 96। निद्य, निद्य का विलोम शब्द है स्तुत्य, वंद्य, प्रशंसनीय, इसके बाद आदरणीय। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके बाद हम लोग चलते हैं चक्रधर शब्द क्या है। चक्रधर यौगिक है कि योग रूढ़ है कि विदेशी है कि ऋण शब्द है। इसमें जो है चक्रधर जो है योग रूढ़ शब्द हो जाएगा बच्चों। चक्रधर इसमें योग ऋण शब्द हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं 98 वाले क्वेश्चन पे। इसमें दिया गया है इनमें से शुद्ध वर्तनी है। इनमें से शुद्ध वर्तनी में दिया गया पहला ऑप्शन है सुसुरसा, दूसरा सुसुरसा, तीसरा भी सुसुरसा, डी इसमें ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं 99। इनमें से शुद्ध वर्तनी है अंतर्धान, अंतर्ध्यान, अंतर्धान, अंतर्ध्यान। इसमें जो है ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा अंतर्धान। इसके बाद हम लोग चलते हैं 100वें क्वेश्चन पर। कृतज्ञ, कृतज्ञ उसे कहा जाता है जो घृणित कार्य करता है, परोपकार करता है, किया गया उपकार मानता है, किया गया उपकार नहीं मानता है। तो इसमें से जो है कृतज्ञ का अर्थ हो जाएगा डी, किया गया उपकार नहीं मानता है। इसके बाद हम लोग 99 वाले में अंतर्ध्यान नहीं, इसमें अंतर्ध्यान होगा बच्चों। डी वाला ऑप्शन सही होगा, वो गलती से वो अंतर्ध्यान ध्यान से नहीं देखे बता दिए। इसके बाद तो बच्चों आप लोगों का 50 क्वेश्चन पूरा हो गया है। भी आप लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। परीक्षा चिंतन चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आएंगे। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।